भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश है जहाँ से किसी प्रकार की खबरें बाहर नहीं आती है। मीडिया को किसी प्रकार की खबर मिलती ही नहीं है, चाहे शांति हो या क्रांति हो, उसके देश के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उसका कारण ये है कि इस देश पर सैनिक शासन है, लोकतंत्र नहीं है। जब तब इस यहाँ पर लोकतंत्र के आंदोलन हुए तो इसको बड़ी बेदर्दी से कुचल दिया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे समाचार जब बाहर आते तब पता चलता है। विद्रोहियों को भी कुचल दिया जाता है, और जब विद्रोहियों को बाहर देश से बाहर निकाला जाता तो वो विद्रोही भारत के लिए वो नासूर बन जाते हैं। इस देश का नाम है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। म्यांमार में एक भयानक भूकंप आया, भयावह भूकंप आया, जिससे बड़े भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इसका भूकंप का केंद्र बिंदु बर्मा के अंदर मांडले था। मांडले के आसपास बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई है, ताश की पत्तों की तरह ढह गई है, निर्माण कार्य मिट गए हैं, धरती फट गई है। बर्मा ने यानी म्यांमार ने पूरी दुनिया के सामने याचना की है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता, उनका जीवन नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके पास कोई संसाधन नहीं है। पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है म्यांमार की सहायता करने के लिए, चाहे खाद्य पदार्थ हो, पीने का पानी हो, रहने के टेंट हो या दवाइयाँ हो, बड़े बड़ी मशीनें, इक्विपमेंट हो जो भूकंप पीड़ितों की सहायता कर सके। इस भूकंप ने, जो कि ये इस देश में गृह युद्ध लगातार चलते रहे हैं, कमर तोड़ के रख दी है। भारत ने भी बर्मा यानी म्यांमार की सहायता करने के लिए अपने सहायता आंदोलन का नाम ऑपरेशन ब्रह्मा रखा है। भारत सदैव देशों की सहायता करता रहा है, पीड़ित देशों की सहायता करता रहा है, और बर्मा तो भारत का पुराना पड़ोसी है। बर्मा यानी म्यांमार सदियों से भारत के साथ ही रहा है। इसकी सभ्यता, संस्कृति भारत के साथ साथ चलती रही है, भारत से कोई अलग नहीं है। 9वीं शताब्दी में बामर कबीले ने इरावदी नदी के पास मैदान में, बागान में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की और लगातार अपने भूभाग को बढ़ाता रहा। इस दौरान मार्को पोलो की जो यात्रा बर्मा में हुई थी उसका भी संस्मरण मिलता है, और बौद्ध धर्म का जो विकास इस दौरान 9वीं शताब्दी में बर्मा में हुआ, तो बड़े बड़े मंदिर, मठ और विहार बने। हिंदू सनातन संस्कृति तो पहले से मौजूद थी ही थी। 1044 में मियन वंश का अनावरता नामक शासक हुआ, जिसने बर्मा की सीमाएं बढ़ाई, और 1285 में मंगोल आक्रमणकारी कुबलई खान ने बर्मा को बिखेर दिया और मियान साम्राज्य का, मियान वंश का अंत कर दिया। उसके पश्चात 500 साल तक बर्मा टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त रहा, और बेई नोंग नामक एक शासक हुआ। बेई नोंग ने, जिसे बर्मा में हीरो समझा जाता है, उसने लगातार युद्ध करके अपने देश का विस्तार किया, बर्मा का एकीकरण किया, थाईलैंड और लाओस को भी अपने देश के कब्जे में ले लिया। अवा, हतावंडी, मराक्यू, सान, ये साम्राज्य भी बर्मा पर शासन किए थे। टोंगू साम्राज्य ने भी बर्मा का एकीकरण किया था, सफल एकीकरण किया था। बर्मा के जो अंतिम शासक थे थिबानिन, जिसको अंग्रेजों ने पकड़कर भारत निर्वासित कर दिया था, कलकत्ता में उनको रखा था। भारत इसे प्राचीन काल से ही सुवामा धरती यानी स्वर्णिम धरती कहता है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर
कब्जा कर लिया था और भारत का एक स्टेट सूबा घोषित कर दिया था और उसकी राजधानी रंगून घोषित कर दी थी। उस दौरान स्वेज नहर खुल गई थी और बर्मी चावलों का बड़ी भारी डिमांड होने लगी, तो यहाँ के लोगों ने मारवाड़ी साहूकारों से बड़े ऊंचे ब्याज दरों में पैसे उधार लिए और यहाँ चावल की खेती बड़े व्यापक पैमाने पर की। अंग्रेजों ने एंग्लो बर्मी और भारतीयों को ही उच्च पद यहाँ पे बर्मा में दिए और ये भारत का सूबा था और जो लोकल बर्मी थे उनको कोई सेवा काल नहीं दिया था। शिक्षा में इनका विस्तार किया था और बर्मा के लोग पढ़ने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने का इनको अनुमति मिली। वहाँ से ये अपने देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना पनपी। अंग्रेजों के शासन काल के कारण जो शिक्षा की उन्नति हुई, व्यापार की उन्नति हुई, जहाँ पे इनके ऊपर दमन जो भी चीज़ें हुई उससे ये जागृत होते गए। जिस प्रकार भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन चलते रहे उसी प्रकार बर्मा में स्वतंत्रता के आंदोलन चलते रहे, क्योंकि भारत और बर्मा एक ही थे, अलग नहीं थे। वो आंदोलन स्वतंत्रता के आंदोलन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई और इस स्वतंत्रता के आंदोलनों को, आज़ादी के अभियानों को कुचलने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, विभाजित करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक 1935 में एक एक्ट की स्थापना की। उसके तहत एक बड़े भूभाग को भारत से अलग कर दिया जिसका नाम बर्मा था। 1989 में बर्मा का नाम सैनिक शासकों ने म्यांमार कर दिया था। फिर भी स्वतंत्रता आज़ादी के आंदोलन कम नहीं हुए। बर्मा के लोग अपनी देश की आज़ादी के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। जिस प्रकार 1947 में 15 अगस्त में भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों ने तंग आकर 4 जनवरी 1948 में बर्मा को भी आज़ाद कर दिया। शुरुआत से ही यहाँ पे कई देशभक्तों ने प्राणों की आहुतियाँ दी थी, जिसमें आंग सांग भी हुआ करते, जैसे बर्मा के राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका राजनीतिक मर्डर 1947 में हो गया था। यहाँ पे लंबे समय तक बर्मा में सैनिक शासन रहा था। लोकतंत्र को उठने नहीं दिया, उसको पैदा ही नहीं होने दिया। अगर पैदा होता तो उसका सर कुचल दिया जाता था। सैनिक शासन के कारण बर्मा ने कोई उन्नति नहीं की। वो वहीं के वहीं, जो 1948 में अंग्रेज छोड़ के गए, वहीं के वहीं हैं। हाँ, चाइना की मदद से कुछ डैम, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ कंपनियों के निर्माण हो सके, लेकिन व्यापक स्तर पर वो विकसित नहीं हो सका और विकासशील ही रहा। और इस बर्मा की इतिहास की अगर अपन बात करते हैं तो आंग सांग सूची का नाम ना ले तो ये इतिहास बर्मा का अधूरा रह जाता है। आंग सांग सूची जो कि बर्मा के राष्ट्रपिता आंग सान के पुत्री थी, जिसका जन्म 1945 में हुआ था, उसका पूरा जीवन आज़ादी के आंदोलन में बीत गया था। 20 साल के उसके राजनीतिक कैरियर में कम से कम 16 साल वो जेल में रही थी और बाकी उसने नज़रबंदी में काटा था। उसकी माँ जब नेपाल की राजदूत बनकर गई नेपाल में बर्मा की, तो उनके बच्चे दिल्ली में, आंग सांग सूची जो कि दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ाई की थी, आगे की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गई थी। इंग्लैंड में वो मास्टर और पीएचडी की डिग्री की थी। उनकी शादी माइकल एरिस से हुई थी, जो कि तिब्बतियन कल्चर की पढ़ाई करते थे, विद्वान थे। उनके 2 बेटे हुए थे। 2008 में एक चक्रवर्ती तूफान आया था, जिसके कारण बर्मा की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी और आंग सांग सूची का मकान भी ढह गया था। उसने
वापस खड़ा नहीं कर सकी, वो आज भी एक मोमबत्ती से रात गुजारती है। 2011 में बर्मा सरकार ने उसके मकान की मरम्मत का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, उसके हस्बैंड बर्मी मूल के नहीं थे। इस कारण वो जब लोकतंत्र का जो चुनाव हुआ उसमें केयर टेकर बनी थी, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। अब चूंकि इतिहास के बाद हम बात करते हैं बर्मा की, तो वहाँ पे जो भूकंप आया है उससे बर्मा को कैसे खड़ा किया जाए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बर्मा जल्द अपनी पैरों पर खड़ा हो और लोकतंत्र कायम हो वहाँ पे। और रोहिंग्या जो भारत की जो नासुर बन चुका है, उस रोहिंग्या शरणार्थियों को, घुसपैठियों को वो अपने देश में वापस ले और जल्दी से जल्दी वो खड़ा हो और हमारी इस मुसीबत को टाले, हमारी मुसीबत को वापस अपने देश लेके जाए। जय हिंद।